Good morning, student. Today we'll discuss about the next topic of our chapter. In this lecture, we should discuss about the next topic of our chapter. Firstly, wave nature of electromagnetic radiations, and in the previous topic, we should discuss about the drawbacks of Rutherford model, also isobars, isotopes, atomic number and mass number. आई थिंक आप सभी ने इसे अच्छे से पढ़ लिया होगा. एंड नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम. देखो बेटा, जब बोर मॉडल ऑफ एटम है उसके बाद कंक्लूजन एट लास्ट बोर ने कुछ कंक्लूजन निकाले और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि जो ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है बेटा, ये आपको अभी कुछ नहीं समझ आएगा, जस्ट आप सुन लो. ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच मीन्स कि जो रेडिएशंस होता है, अब रेडिएशन से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन मूव रहा है. अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा. और अगर कोई भी चीज़ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो वो क्या इमिट करेगा बेटा, रेडिएशन. ठीक है बेटा, तो अब वो जो रेडिएशन मूव करेगा हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं. ठीक है बेटा, कि वो रेडिएशन कैसा होता है. अब ये क्या बता रहे हैं बेटा कि रेडिएशन विच मीन्स दैट ओल्ड, ये क्या बता रहे हैं कि रेडिएशन पॉजेस बोथ लाइक पार्टिकल एंड वेव नेचर. ठीक है बेटा, इन्होंने हमें क्या बताया कि रेडिएशन क्या होता है, उसकी पार्टिकल भी होता है, वेव नेचर भी होता है. ठीक है बेटा, अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा ये क्या मैं बोल रहा हूँ, पर आगे हॉलीवुड जैसे जैसे कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, पहले आप इसे अच्छे से समझ लो, देन आप अपने क्वेरीज पूछना. एंड देखो उसके साथ उन्होंने क्या मतलब रिजल्ट निकाला कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताया कि वो कैसा होता है. ठीक है बेटा, ओके. एनर्जी लेवल्स के मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन या कौन सा प्रोटॉन बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, उनकी लोकेशंस के बारे में बताया. ओके, देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जेम्स मैक्सवेल था 1817 was the first to give the comprehensive explanation about the interaction between charged bodies and behavior of electrical and magnetic. अब जेम्स मैक्सवेल 1817 में उन्होंने हमें क्या बताया है कि चार्ज बॉडी के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है और बिहेवियर, और हमें बिहेवियर के बारे में बताया कि इसका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि इनका बिहेवियर कैसा होता है. ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या निकाला, बैन इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, ठीक है बेटा, बैन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द एक्सेलरेशन, जो हम पीछे वाली बात करें, इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव द एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. ठीक है बेटा, मूव अंडर द एक्सेलरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर वो किसके प्रेजेंस में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में, दिस फील्ड आर ट्रांसमिटेड. देखो, when the electrical charge carried under the acceleration, ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस. जब वो बेटा मूव करेगा तो क्या होगा, अब देखो बेटा ये इस फील्ड में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ा, जब मूव कर रहा है तो इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जब भी ये घूमेगा. और साथ के साथ हमने क्या पढ़ा था, ये कि रेडिएशन भी छोड़ता है. ठीक है, अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड, और ये जिसे प्रोड्यूस कर रहा है उसे ट्रांसमिटेड कर रहा है. इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझो, हमने क्या पढ़ा था, रेडिएशन. और रेडिएशन के अंदर क्या होता है बेटा, रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन होता है ना, जैसे सूरज से हमें रोशनी आ रही है ना बेटा, इसके अंदर भी बेटा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है बेटा, तो रेडिएशन किसका बनाता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का. तो इन्होंने रेडिएशन की जगह इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड वर्ड यूज़ किया. ठीक है, तो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसको क्या नाम दिया बेटा इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फॉल कर रहा है. अब देखो इसके बाद वो क्या बोलते हैं कि ये कैसे होता है और क्यों होता है. द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ऑक्सीलेटिंग मतलब कि जो अपने पाथ पे मूव करता है, मतलब रहे इसी जगह पर, इधर ऊपर जा नीचे जा, ऊपर जा नीचे जा, ऊपर जा, रहेगा यहीं पे, और ये इधर उधर या इधर इधर ऐसे मूव करता रहेगा यहीं पे. ठीक है, द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग चार्ज,
ठीक है। पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब आपको ये लाइंस का मीनिंग शायद ना समझ, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो बेटा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है बेटा। मान लो कि अब इसमें से यहाँ से बेटा ये देखो, ये एक रेड कलर का लाइन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है बेटा। ये बेटा कौन सी लाइन है बेटा, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट। ये कौन सा बेटा लाइन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का। एक बेटा ब्लू कलर की लाइन भी जा रही है, ये बेटा कौन सी लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके बीचों बीच कट करते हुए निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कैसे प्रेजेंट है बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, देखो ध्यान से, है ना, परपेंडिकुलर प्रेजेंट। ये इस लाइन पे मूव कर रहा है, ये ब्लू वाला जो रेड वाला लाइन ऐसे मूव कर रहा है, और ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, है ना इसके परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। इसलिए यहाँ ये वर्ड यूज़ कर परपेंडिकुलर। आपने जस्ट इसको बेटा अंडरस्टैंड करना है, इस पर ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने अभी जस्ट अंडरस्टैंड करना है। इस पे बेटा जो आएगा भी तो बेटा इस पे आपको पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर कुछ आएगा तो मैं आगे जाके बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अनलाइक साउंड वेव और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर। अब देखो, साउंड वेव और वाटर वेव को बेटा मूव करने के लिए क्या चाहिए बेटा, मीडियम चाहिए, मतलब उसे एयर चाहिए। अगर एयर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में तो साउंड वेव और वाटर वेव मूव करेगा। और इसका मतलब ये है कि बेटा जो स्पेस में अगर जाओगे ना आप, तो अगर आप बोलोगे ना तो आपके सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे बेटा एनवायरनमेंट नहीं है, एयर नहीं है, मतलब कोई मीडियम नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे आपके कई सारे बच्चे जाएंगे, वो के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर वहाँ जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो कैसे बोलते हैं। बेटा उन्होंने खास तरह की इंस्ट्रूमेंट बनाई होती है जिससे वो बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली में कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, बट लाइट को इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, सन कितना दूर है हमारे अर्थ से, फिर भी लाइट हमारे अर्थ तक आ रहा है ना। तो मतलब क्या है कि स्पेस में ट्रैवल करके वो लाइट हमारे अर्थ पे पहुँच रहा है ना। इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचो। इसका मतलब ये है कि स्पेस में, इसका मतलब ये है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बेटा वो रो नहीं सकते हैं, बिकॉज उनके जो आइस होते हैं उसमें से जो आंसू होता है वो वहाँ पे नहीं निकल सकता, बिकॉज वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है, ओके। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने क्या बताया साथ में, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि वी डिफर फ्रॉम द एक, और वो एक दूसरे से अलग अलग होगा। अब जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम हो बेटा, ठीक है। एक चीज़ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक जैसा होगा, मतलब अगर हम सूरज की लाइट की बात करें उसका रेडिएशन अलग होगा, ठीक है बेटा। अगर हम किसी और चीज़ की लाइट की बात करें उसका रेडिएशन अलग होगा, ठीक है बेटा। तो हर चीज़ का रेडिएशन अलग अलग होता है, उसका मतलब कि वेवलेंथ उसका अलग होगा, फ्रीक्वेंसी उसका अलग होगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सिग्नल्स में हमेशा रेड लाइट ही क्यों यूज़ करते हैं, ब्लू ग्रीन, मतलब कि मैक्सिमम बेटा रेड लाइट ही क्यों यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। बेटा हमने क्या पढ़ा था कि क्योंकि वो दूर से दिखाई दे देता है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या पढ़ा था, इसका रीज़न क्यों होता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा, रेड लाइट की। हमने यही पढ़ा था ना, तब अब पता लग गया ना बेटा रीज़न क्या होता है, क्यों होता है। वहाँ तो हमने जस्ट पढ़ा था कि उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बट यहाँ क्या पता लग रहा है ना एक्चुअल रीज़न वो क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। अब ये देखो डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट चाहिए रिप्रेजेंट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अब नीचे आओ बेटा, जो पॉइंट्स मैंने टिक किए हैं आपने वही पॉइंट थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना। हाँ आपने ये जरूर एक लिखना है, कॉपी में ये लिख लेना, वैन से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक आप लाइन लिख लेना, ये पॉइंट जस्ट आपने देखना है। हाँ उसके बाद आपने थोड़ा ये लिखना है, इन वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस वेवलेंथ ट्रैवल एट ए सेम स्पीड, ठीक है बेटा। वैक्यूम में जो वेवलेंथ एक्सेट्रा सब है वो रिगार्डलेस वेवलेंथ एट ए सेम स्पीड। मतलब एक चीज़ याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट बेटा क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड की स्पीड से वो दौड़ता है, समझ लो बेटा। अराउंड 30 करोड़ के
30 करोड़ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करता है, इसलिए सूरज से अर्थ पे लाइट आने में 7 मिनट ही लगता है। सोचो कितना दूर है फिर भी। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट एंड गिव द सिंबल ऑफ सी। और स्पीड ऑफ लाइट को हम कैसे लिखते हैं बेटा, सी से लिखते हैं। अब ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सी से किसे लगते हैं, किसे थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसको सी से लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, वी लिख दोगे और वी को थोड़ा सा इधर से मोड़ दोगे, इसे बोलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ, इसे बोलते हैं न्यू, इसे बोलते हैं सी बोल लो, चलो ठीक है बेटा, सी मतलब वेवलेंथ, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये न्यू मतलब इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और इसको बोलते हैं बेटा लैम्डा। एक होता है ये, इसको बोलते हैं लैम्डा बोल रहे हैं, कई लैम्डा बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसे वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो एक फार्मूला थोड़ा सा माइंड में लर्न कर लो, सी इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा, सी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है बेटा। ये आप थोड़ा दिमाग में डाल लो, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, अब यहाँ न्यूमेरिकल आने वाले हैं। अब देखो वेव नंबर, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा छोटा सा, वेव नंबर क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ, कि नंबर ऑफ कितना पर यूनिट लेंथ में वेवलेंथ प्रेजेंट है वो हमें बताएगा। वेव पर यूनिट लेंथ में कितना वेवलेंथ प्रेजेंट है वो हमें बताएगा वेवलेंथ के बारे में। पर यूनिट लेंथ में कितना वेवलेंथ प्रेजेंट है वो हमें बताएगा वेव नंबर के। और ये हमेशा याद रखना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन दिस, ठीक है बेटा। ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन दिस। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब एक दूसरे से उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल तो बेटा हमने सारे करना। ये बोलते हैं विविध भारतीय स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है वेवलेंथ मतलब लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा, विच इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो बेटा हमें पता है ना, हाँ हमने क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है, और हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। हमें फ्रीक्वेंसी दिया होगा और सी की वैल्यू हमें पहले ही पता होगा। अब देखो बेटा थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है ना। अब देखो बेटा आपको बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। ये आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है ना, इसको इसके नीचे ले जाओ। ये तो आपको पता नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बस ठीक है। वेवलेंथ निकालना है, सी की वैल्यू पता है ना आपको, स्पीड ऑफ लाइट ये पुट कर दो, ये फ्रीक्वेंसी जो दिया आपने वो पुट कर देना, और सारा आंसर निकालोगे तो आपके पास ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह देखो नेक्स्ट देखो, एक बार याद रखना बेटा, यूनिट जरूर लगाना। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड, ठीक है बेटा। हमने अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि वेवलेंथ रेंज निकालने बोल रहे हैं, जिसमें वॉयलेट का ये दिया हुआ है, रेड का ये दिया हुआ है। एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकालना, और 1 नैनोमीटर बेटा 10⁹ मीटर के बराबर होता है। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें कुछ नहीं, बड़ा इजी है। पहले आप वॉयलेट का निकाल लो, फिर रेड का निकाल लो, और जो आंसर आ गया वो आपका रेंज आ गया, फ्रीक्वेंसी इन वॉयलेट। अब देखो बेटा हमने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी को ये निकालना है ना आपने, ये इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। बस वही फॉर्मूला पुट किया आपने, सब कुछ आपके पास ये आ गया। वॉलेट का सेम रेड में, रेड वाला पुट किया, इसमें देखो वॉलेट में 3, ये 400 ये पुट किया। और देखो इन्होंने ये बताया हुआ है कि 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होता है, बस 10⁹ और 10⁹ यहाँ कर लिया, ये किया और ये किया, आपके पास आ गया। तो हमने आंसर क्या आ गया, विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रा क्या है, इससे लेकर इसके तक, छोटे से बड़े तक, ठीक है, आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देखो बेटा, कैलकुलेट करना है वेव नंबर। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, एक तो वेव नंबर कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ये करना है, ठीक है बेटा। एक चीज़ याद रखना, 1 आर्मस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर, और 1 अगर इसको सेंटीमीटर ने मीटर में लिखना है तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है बेटा। आपने देख लेना कि सम के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हो। अगर मीटर में लिखना है तो -8, सॉरी अगर 1 आर्मस्ट्रॉन को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो -8 होगा, अगर मीटर में करना है तो -10 होगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये आर्मस्ट्रॉन है ना, इसको पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में मीटर में कर लेते हैं, ठीक है बेटा। और आपको याद रखना आप सभी आंसर मीटर में ही निकालोगे आप, ठीक है बेटा। उसी तरह हमने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। और हमने पीछे पढ़ा था ना बेटा कि वेव नंबर
रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, रेसिप्रोकल होता है 1/वेव यूनिट। वेव यूनिट मतलब 1/λ के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये सब कुछ पीछे हमने पढ़ा होता तभी, बस उसमें वैल्यू पुट किया, आपने इसको डिवाइड पुट किया, आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये तो आपके पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब ठीक है बेटा, आपके पास क्या आ गया बेटा, वेव, सॉरी आपके पास बेटा क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी c/λ होता, c आपके पास है, लैम्डा की वैल्यू आपने बेटा यहाँ से पुट कर लेना, c तो आपके पास ऑलरेडी था, लैम्डा पुट कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आप चाहो तो b वाला पहले निकाल लो क्योंकि इन दोनों कोई रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे मैंने बेटा जो डेफिनेशंस कहना है आपने सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है आपने कभी भी। अब देखो नेक्स्ट में, देखो क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और अगर कभी भी आ जाए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए डिफाइन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा, इसमें से कुछ डेफिनेशन से सिर्फ वही पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी बोलते हैं इसे। अब देखो, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ सारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना मतलब कुछ सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थे जिसको किसने एक्सप्लेन किया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने। हाउएवर द फॉलोइंग सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कुड नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, और कुछ ऐसे भी थे जिनको इसके हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। अब देखो बेटा, अब इवन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और कुछ नहीं हम इसके हेल्प से हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इवन कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 19th सेंचुरी में आया था उनके बारे में हम कुछ चीज़ नहीं पता लगा पाए थे, जैसे कि बेटा कि द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। हॉट बॉडीज का मतलब होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आपने कभी सुना है ना कि समर के टाइम में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ब्लैक कपड़े क्या होता है बेटा, एक तो वो सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बेटा, ब्लैक बॉडी का मतलब वो होता है कि वो जो सारे के सारे लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर ले और सारे के सारे लाइट को इमिट करने की टेंडेंसी भी रखे। जो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सके और इमिट भी कर सके बेटा, वो तो ब्लैक बॉडी। ठीक है बेटा, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इसके बारे में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, मतलब सभी सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो पहला पढ़ो ब्लैक बॉडी क्या होता है। अब छोटा छोटा जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही पढ़ना है आपने, जैसे इसको एक बार वैसे पढ़ना है, इसमें याद यूद कुछ नहीं करना। क्वेश्चन अगर आएगा तो जैसे आएगा, द आइडियल बॉडी विच इमिट, और ये देखो बेटा वो आइडियल बॉडी जो इमिट करे और एब्जॉर्ब करे ऑल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड रेडिएशन इमिट सच बॉडीज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है बेटा, वो बॉडीज जो सारी के सारी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सके और उसे इमिट कर सके, उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टोरीज मैं बताता हूँ क्या होता है, समझो। मैंने जो ये डेफिनेशन लिखा है ना ऊपर पेंसिल से आपने वही लिखना है। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि सरफेस ऑफ, अब देखो मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में जा रहा हूँ बेटा, ये देखो यहाँ से आपको समझ आएगा। When electromagnetic radiation fall on the metal surface, they eject the electron from the metal surface। मतलब क्या होगा कि जब भी कोई लाइट मेटल के सरफेस पे फॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने एक ही छोटा सा डायग्राम यही वाला बनाना है जो बनाना है। और ठीक है बेटा, पर एक चीज़ आपके लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है कि अगर आप शॉप पे जा रहे हो और कोई सामान खरीदना तो आपको पर्टिकुलर कॉइन्स या नोट देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ऐसे अगर आपने अपने कॉपी फाड़ोगे और वो पहला पेज दे दोगे, वो भी तो एक पेज ही है, मतलब एक पेपर ही है, और नोट भी पेपर है, बट एक खास तरह का पेपर से ही आपको कोई चीज़ मिलेगा शॉप से। वैसे ही बेटा ये जो लाइट फॉल कर रहा है ना, वो भी बेटा खास तरह की होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है बेटा, इसलिए बोले द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट, कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी
ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उस पर क्या करेंगे हम, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब उस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम स्ट्राइक करेंगे, तभी उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो बेटा एक चीज याद है, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ये आपको पता लग गया, ये आपको समझ आ गया। और याद रखना बेटा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दोगे तब भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, अगर ज़्यादा दोगे तब भी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा, thank you for today. In next lecture we should discuss about the next topic of our chapter, that is dual behavior of electromagnetic radiations and related to its numerical. Okay, thank you students.